नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी प्यारे अभ्यर्थी एग्रोनॉमी की इस सेशन में हमारे बीच लाइव आए हुए हैं। एक बार बेहतरीन तरीके से इस क्लास को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करेंगे। आपका जो शेयर है हर एक बच्चे के पास क्लास पहुंचेगी ताकि वो अपने एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकें और मजबूत कर सकें। और एग्रोनॉमी का ये जो क्रॉप प्रोडक्शन चल रहा है, आपके यूट्यूब के इतिहास में एक सिस्टमेटिक क्रॉप प्रोडक्शन, आपको सारी क्रॉप्स का विश्लेषण मिलेगा विस्तार पूर्वक। एक प्लेलिस्ट में आपको संपूर्ण क्रॉप प्रोडक्शन आपको मिल जाएगा, संपूर्ण एग्रोनॉमी आपको देखने को मिल जाएगा। कहीं भटकना नहीं। आपको ऐसे नहीं पढ़ना है कि किसी प्लेटफॉर्म से चने की खेती पढ़ लिए तो किसी से गन्ने की पढ़ लिए। बिल्कुल भटकना नहीं। आप आइएगा, वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी यूट्यूब पे सर्च करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा के आप प्लेलिस्ट पे आ जाइएगा। एग्रोनॉमी फॉर एजीटीए दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करोगे, उस पर ढेर सारी क्लासेस एग्रोनॉमी की आपको मिलेंगी। आप एक एक करके सारी क्लासेस को देख पाओगे। ठीक है, तो हम पिछली क्लास की अगर बात कर लें तो धान की खेती पढ़ रहे थे और धान की खेती में लगभग हम लोगों ने अंतिम पड़ाव प्राप्त कर लिया था। आज जो कि अंतिम पार्ट है, आज हम धान की खेती को कंप्लीट करेंगे। कल फिर हम आपको मक्के की खेती पढ़ाएंगे और मक्के की खेती की जो महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी वो अपने कल की क्लास में होंगी। आज की क्लास अपने धान तक हम कंप्लीट करने वाले हैं। एक बार दिल खोल के शेयर करते रहिएगा, शेयर रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। तो धान में हम लोग पिछली क्लास में रोग पढ़ रहे थे। धान की जो खेती है उसमें हम लोग पिछली क्लास में रोग पढ़ रहे थे और हम लोगों ने रोग पर चर्चा कर ली थी। ठीक है, धान की खेती में रोग हम लोगों ने देख लिया था, परंतु आज एक रोग बच गया था उस दिन जिसका डिस्कशन नहीं हुआ था, जिसको हम बोलते हैं अकोची रोग। क्या बोलते हैं? अकोची रोग। तो अकोची रोग जो धान में लगता है वो किसकी कमी से लगता है या किसकी अधिकता से लगता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S की अधिकता से लगता है। H2S की अधिकता से क्या लगता है? अकोची बीमारी। कभी कभी H2S नहीं देकर सल्फर की अधिकता लिख देता है, तब भी गलत नहीं होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S की अधिकता की वजह से क्या होता है? अकोची लगता है। जब हम बड़े लेवल पे देखेंगे, स्टैंडर्ड लेवल पर जब हम पहुंचेंगे, तो अकोची रोग सिर्फ और सिर्फ H2S की अधिकता से ही नहीं, बल्कि H2S में सड़े अंडे जैसी गंध आती है। हाइड्रोजन सल्फाइड में सड़े अंडे जैसी गंध आती है, रोटन एग जैसी स्मेल आती है। ठीक है, अब ये उच्च तापमान की वजह से भी हो जाता है कोची रोग। तापमान जब ज्यादा होता है या मिट्टी की सतह कठोर होती है, तह कठोर होती है, तब भी ये कोची रोग हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। परंतु अभी हाल फिलहाल आपको बस यही जानना है कि अकोची रोग H2S की अधिकता से होता है। और किसमें होता है? धान में होता है, ये बात ध्यान रखना। अब हम लिखते हैं धान की फसल में कीट पतंग। किस पर चर्चा करेंगे? कीट पतंग पर चर्चा करेंगे कि धान में कौन कौन से इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं। इंसेक्ट और पेस्ट। इंसेक्ट और पेस्ट में बेसिकली क्या अंतर होता है हम आपको एंटोमोलॉजी में पढ़ाएंगे, फिर भी हम आपको एक लाइन में यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे कि इंसेक्ट बेसिकली वही होंगे जिनमें 3 पेयर ऑफ लेग्स, मतलब 3 जोड़ी टांगे होंगी, वो इंसेक्ट कहलाएंगे। और पेस्ट में ऐसा जीव जो फसल को नुकसान पहुंचा दे वो पेस्ट होता है। चाहे हम, हमारा पड़ोसी विंडीज बंटी बबली 80 रुपए का फाइटर लगा के आपकी फसल को रौन दे, वो भी एक पेस्ट होगा। सांप, मेंढक, चूहा, जो भी हमारी फसल को नुकसान पहुंचा दे वो सारे के सारे क्या होंगे? पेस्ट होंगे। तो ध्यान देना, सभी इंसेक्ट पेस्ट हो सकते हैं परंतु सभी पेस्ट इंसेक्ट नहीं होते हैं। ये स्टेटमेंट में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो कीट में सबसे पहला कीट हम लोग देखते हैं पीला तना छेदक। पीला तना छेदक, यहां से कई बार पेपर में क्वेश्चन बने हैं और इसको बोलते हैं एलोस्टेम बोरर। एलोस्टेम बोरर। एंटोमोलॉजी का 20% भाग हम क्रॉप प्रोडक्शन के साथ ही समाप्त कर देंगे, तो इस बात के लिए बिल्कुल डरना नहीं आप लोग। तो जो पहला कीट हमने लिखा
पीला तना छेदक येलो स्टेम बोरर, ये इसका जो जूलॉजिकल नेम होता है जेडेन होता है, तो इसका जूलॉजिकल नेम होता है सर्कोफेगा इंसर्टुलस, सर्कोफेगा इंसर्टुलस, सर्कोफेगा इंसर्टुलस। हमने देखा कि सर्कोफेगा इंसर्टुलस, इंसर्टुलस, सर्कोफेगा इंसर्टुलस, ये इसका नाम हो गया जूलॉजिकल नेम। यहां से क्वेश्चन आता है बोरर है, तो बोरर, सभी बोरर जो होते हैं वो किस में आते हैं? लेपिडोप्टेरान में आते हैं। तो इसका जो गण अगर कीट का पूछ ले तो गण किस में आएगा? लेपिडोप्टेरा में, लेपिडोप्टेरा। ध्यान देना, तो बोरर जितने होते हैं सब किस में आते हैं? लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में आते हैं। और इसका एक लक्षण होता है, बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है और कई बार पेपर में आया हुआ है कि जब ये येलो स्टेम बोरर धान की फसल में लगता है तो एक सिम्टम प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं डेड हर्ट। क्या बोलते हैं? डेड हर्ट। डेड हर्ट प्रकार का सिम्टम होता है। और व्हाइट हेड, व्हाइट हेड, जब डेड हर्ट हो जाएगा तो ऊपरी हिस्सा ऑटोमेटिक अपना सफेदी ले आएगा। डेड हर्ट कहने का मतलब जब इसके तने को फाड़ोगे तो अंदर से पूरा तना खाता हुआ कीट दिखेगा, पूरा तना खोखला कर देगा। तो इन बेचारे पौधों का तना ही हृदय होता है, इसलिए इसको डेड हर्ट बोलते हैं। तो डेड हर्ट कभी भी आएगा, स्टेम बोरर जो कीट होगा वो डेड हर्ट करेगा ही करेगा। तो अगर क्वेश्चन आए कि धान में डेड हर्ट और व्हाइट हेड प्रकार के सिम्टम कौन से इंसेक्ट के प्रकोप के कारण होता है, तो पीला तना छेदक, पीला तना छेदक येलो स्टेम बोरर, नाम सर्कोफेगा इंसर्टुलस, और लेपिडोप्टेरान ऑर्डर में ये आएगा क्योंकि बोरर है। ठीक है, पहला कीट हम लोगों ने देख लिया। दूसरे कीट पर हम लोग चर्चा करते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं गंधी बग। क्या देखते हैं? गंधी बग। तो गंधी बग को हम अंग्रेजी में भी क्या कहते हैं? गंधी बग ही कहते हैं, गंधी बग। इसको अंग्रेजी में भी हम गंधी बग कहते हैं। इसका नाम क्या होता है गंधी बग का? लेपिटोकोरिजा एकुटा। क्या नाम होता है? लेपिटोकोरिजा, लेपिटोकोरिजा या कोरिसा एकुटा, लेपिटोकोरिजा एकुटा इसका नाम होता है गंधी बग का। और पूछा जाता है कि गंधी बग जो है आक्रमण कब करता है, तो गंधी बग आक्रमण करता है मिल्की स्टेज पर, दुग्धावस्था पर। ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन आता है, दुग्धा अवस्था पर आक्रमण करता है, दुग्धा अवस्था पर, मिल्की स्टेज। धान में ये गंधी बग जो है आक्रमण कब करेगा? मिल्की स्टेज जब आई हुई होगी तब ये आक्रमण करेगा। और बग जितने भी होते हैं सब हेमिप्टेरा ऑर्डर में आते हैं। किस में आते हैं? हेमिप्टेरा ऑर्डर में आते हैं, हेमिप्टेरा। और जो हेमिप्टेरा ऑर्डर के जो इंसेक्ट होते हैं इनमें अपूर्ण कायांतरण होता है, मतलब निम्फ बनता है। तो जो गंधी बग होता है इसके जो डैमेजिंग स्टेज होती है वो निम्फ और एडल्ट होती है। क्या होती है? निम्फ और एडल्ट, मतलब इसका जो खतरनाक जो स्टेज होती है जो नुकसान पहुंचाती है वो निम्फ और एडल्ट दो होती है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिएगा। यहां से आपका जो क्वेश्चन बनेगा पेपर में, दो कीट हमने लिखवा दिए, उसके बाद हम आगे लिखवाते हैं। चलिए अब तीसरे नंबर के कीट पर हम चर्चा करते हैं और देखते हैं। हम बात करते हैं सैनिक कीट। सैनिक कीट जिसको हम क्या बोलते हैं? आर्मी वॉर्म। सैनिक कीट, आर्मी वॉर्म, वॉर्म, आर्मी वॉर्म, सैनिक कीट। इसका नाम क्या होता है? मिथेमिना सेपराटा, मेथेमिना
सेपराटा, गंदीबग हो गया। ये आक्रमण कब करे, सॉरी सैनिक कीट, ये आक्रमण कब करता है सैनिक कीट, तो ये रात्रि के समय आक्रमण करता है। कब करता है, रात्रि के समय आक्रमण करता है। ये पॉइंट भी लिख लेना, रात्रि के समय। तो धान के खेत में कब आक्रमण करेगा, रात्रि के समय आक्रमण करेगा। कौन सा कीट, सैनिक कीट। यहां तक हम कहानी समझ गए इसकी। उसके बाद हरा फुदका के बारे में हम बता ही चुके थे आपको, जो आपका टुंगरू रोग का वाहक होता है। तो यहां पर हरा फुदका अब नहीं बताएंगे, एक बार हमने बता ही दिया। अब हम यहां पर बात करते हैं किसकी, भूरा फुदका, ब्राउन प्लांट हापर। ठीक है, ब्राउन प्लांट हापर, भूरा पादप फुदका, जिसको हम बोलते हैं ब्राउन प्लांट हापर। इसका सिर्फ नाम पूछ लिया जाता है, इसलिए हमको सिर्फ नाम याद होने चाहिए कि ब्राउन प्लांट हापर किससे संबंधित है, धान से संबंधित है। ये होता है इसका नाम नील पारवाटा लुगेंस, नील पारवाटा लुगेंस। ये किसका होता है, ब्राउन प्लांट हापर का नील पारवाटा लुगेंस नाम होता है। ये भी एक कीट हम लोग लिख लिए। उसके बाद हम लोग लिखते हैं गालमिच, 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 गालमिच क्या नाम होता है इसका, और शिवली ओराइजी, और शिवली ओराइजी। या और शिवला ओराइजी। अब गालमिच से एक लक्षण आता है, पूछा जाता है राइस गालमिच से, क्या गालमिच से लक्षण आता है, तो जरा ध्यान देते हैं गालमिच से क्या पूछा जाता है। एक तो हम लोग देखते हैं गालमिच से ओनियन लीफ एंड सिल्वरी सूट, तो यहां से क्वेश्चन आता है सिल्वरी सूट, सिल्वरी सूट एंड ऑनियन लीफ। ये सिम्टम होता है, जो तना होगा वो हल्का सा सफेद सफेद दिखेगा और पत्तियां होंगी वो पर्पल कलर में बदलने लगेंगे, हल्के से पर्पल कलर में। तो जो गालमिज होता है, क्वेश्चन यही आता है कि गालमिज कीट किससे संबंधित, तो धान से संबंधित है। नाम और सिवला ओराइजी नाम होता है। लक्षण होता है सिल्वरी सूट एंड ओनियन लीफ। क्या होता है, सिल्वरी सूट एंड ओनियन लीफ इसके सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद लिखते हैं राइस हिस्पा, तो केवल हिस्पा लिखेंगे, राइस नहीं लिखेंगे, क्योंकि हिस्पा कीट पूछा जाता है किससे संबंधित है, तो हिस्पा कीट। ठीक है, हिस्पा इंसेक्ट। तो हिस्पा इंसेक्ट जो है राइस से, ये इसका नाम होता है डिक्लोडेस्पा आर्मीगेरा, डिक्लोडेस्पा आर्मीगेरा। डिक्लोडेस्पा आर्मीगेरा इसका नाम होता है। क्या होता है भैया, डिक्लोडेस्पा आर्मीगेरा। यहां तक बात समझ में आ गई, इसका नाम डिक्लोडेस्पा आर्मीगेरा। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम राइस के सारे इंसेक्ट के बारे में आपके बीच चर्चा कर लिए। 6 प्रकार के 6 इंसेक्ट के बारे में चर्चा किए कि ये 6 इंसेक्ट राइस की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम लोग उपज वगैरह लिखते हुए कुछ अन्य बिंदुओं की ओर चर्चा करते हुए चलेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं, उपज की चर्चा करते हैं। उपज, इल्ड। हालांकि इल्ड आपके पेपर में कभी नहीं आएगी, परंतु फिर भी हम लोग लिख लेते हैं। उपज पर जब हम चर्चा करते हैं तो संकर, हाइब्रिड, जो हाइब्रिड वैरायटी हम लोग उपयोग करते हैं उनसे हम कितना इल्ड ले लेते हैं, और जो सामान्य धान हम लोग प्रयोग करते हैं, सामान्य जो धान हम लोग प्रयोग करते हैं, नॉर्मल धान उपयोग करते हैं, उनसे हम कितना उपज लेते हैं,
तो जो संकर होता है वो 60 से लेकर के 70 क्विंटल तक हमें उपज मिलता है प्रति हेक्टेयर। कितना? 60 से लेकर के 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यील्ड हमें निकल आती है। सामान्य धान 40 से 50 क्विंटल पर हेक्टेयर हमें यील्ड दे के जाता है। ठीक है, ये कहानी हम समझ लिए यील्ड की। अब यील्ड जब हो गई, अब उसके बाद हम इनका क्या करेंगे? भंडारण करेंगे। उपज के बाद हम क्या करेंगे? इनका भंडारण करेंगे। तो भंडारण के टाइम पर हम देखते हैं भंडारण, हम लोग देखते हैं अनाज वाली जो फसलें होती हैं उनका भंडारण हम कितनी नमी पर करते हैं? 10 से 12% की नमी पर हम भंडारण करते हैं। परंतु धान का जो भंडारण है वो हम 12 से 14% नमी पर करेंगे। कितने? 12 से 14% नमी पर हम भंडारण करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? कितने परसेंट नमी पर करते हैं? 12 से 14% नमी पर हम भंडारण करते हैं। अब धान का जो दाना होता है, धान का जो दाना होता है, दाना का परीक्षण भार, दाने का परीक्षण भार, टेस्ट वेट ऑफ ग्रेन, टेस्ट वेट ऑफ ग्रेन। तो दाने का जो परीक्षण भार देखते हैं हम लोग, तो दो प्रकार के धान होते हैं। एक तो सामान्य धान होता है, सामान्य धान होता है, उसका जो वेट होता है 1000 दानों का वो होता है 25 ग्राम। कितना होता है? 25 ग्राम होता है। परंतु जो बासमती धान होता है, क्या होता है? जो बासमती धान होता है उसका कितना होता है? तो बासमती धान का होता है 21 ग्राम। कितना होता है? 21 ग्राम होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 21 ग्राम ये सामान्य धान का टेस्ट वेट होता है। आप इसको भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे की कहानी बताते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, राजस्थान का जेट के एग्जाम में पूछा गया, डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि बासमती का परीक्षण भार। अधिकतर हम लोग एक ही याद कर लेते हैं, परंतु यहाँ पर अलग अलग हम लोग याद करेंगे। हमने धान के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी दी, अब ये कुछ ऐसी जानकारी हैं जो छोटी छोटी जानकारी हम आपके बीच शेयर कर रहे हैं। ठीक है, आगे की क्लासेस में हम और भी जानकारी आपको देते रहेंगे जो फसलों से संबंधित आएंगी। हमारा यही मकसद है कि जो अभी तक एग्रीकल्चर के इतिहास में क्रॉप प्रोडक्शन से जो भी पेपर में क्वेश्चन बने हैं, जो लेवल है आपके एग्जाम का, वो सब हम समाहित करके लाते हैं आपकी क्लास के लिए, कि आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। बस आप क्लास ज्वाइन करिए, उसका रिवाइज करिए, पीडीएफ आपको मिलेगी। जो भी बच्चे पीडीएफ चाह रहे हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आएं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करके आना चाहते हैं तो वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी आप सर्च करिए। आज धान की खेती कंप्लीट होती है, आज ही हम चारों पार्ट की पीडीएफ कंपाइल करके आपको दे देंगे। जैसे हमने गेहूं का चारों पार्ट का दे दिया था, ऐसे ही धान का चारों पार्ट का दे देंगे। अलग अलग हम टेलीग्राम पे पीडीएफ इसलिए नहीं डालते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, ताकि आप खोजते फिरोगे, फिर एक एक क्रॉप की पूरी एक साथ पीडीएफ मिलेगी तो आप उसको संजो के रख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पर हमने देखा कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे धान का दाना है, धान का दाना है, ये धान का दाना है, इसके ऊपर मान लो ये पेलिया है। क्या है? पेलिया है। और उसके ऊपर ये क्या है? लेमा। मतलब धान का जो दाना होता है उसकी जो बाहरी परत होती है उसको हम लेमा बोलते हैं, और जो आंतरिक परत होती है उसको हम पेलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेलिया बोलते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई? अब अगर लेमा पेलिया को हम एक साथ मिला दें, लेमा पेलिया को एक साथ मिला दे तो इसको हम बोलते हैं हल। क्या बोलते हैं?
हल या भूसी, क्या बोलेंगे? हल या भूसी बोलते। जब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे? हल या भूसी बोलेंगे। और इसको हटाना, इसको हटाना या इसका रिमूवल, इसको हटाना, धान के दाने से भूसी को हटाना हम क्या कहेंगे? हलिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? हलिंग कहेंगे। भाई हल को हटा देना हम क्या कहेंगे? हलिंग कहेंगे, भूसी को हटा रहे हैं। और हलिंग प्रतिशत अगर हम धान में देखें तो हलिंग क्या होता है, एक बार इधर दोबारा से हम देखते हैं कि हलिंग परसेंटेज बराबर, हलिंग परसेंटेज बराबर क्या लिखेंगे? वेट ऑफ ग्रेन वेट ऑफ ग्रेन अपॉन वेट ऑफ ग्रेन प्लस एक्स्ट्रा, या प्लांट स्टेबल्स कह सकते हो या प्लांट का पार्ट कह सकते हो। तो दाने का वजन प्लस दाना और भूसे का वजन इंटू 100, ये क्या होता है? हलिंग प्रतिशत। क्या होता है? हलिंग प्रतिशत। तो पहले गांव में हलिंग हम लोग, जो मूसर नहीं होता है उससे धान कूटने वाला, ओखली में धान कूटते थे, गांव में गाली कहते हैं उसको। गाली वो नहीं जो दी जाती है, एक गोल गोल गड्ढा टाइप का होता है, उसमें धान को दला जाता है तो उसे उसके छिलके बाहर किए जाते हैं। तो हमने देखा हलिंग परसेंटेज का फार्मूला वेट ऑफ ग्रेन प्लस एक्स्ट्रा। अब हलिंग परसेंटेज धान में अगर पूछा जाए तो 66% होता है। कितना होता है? 66% होता है धान में हलिंग। कितना होता है? 66%। अब एक और पॉइंट लिखिए, धान में मिलिंग, धान में मिलिंग, मिलिंग प्रतिशत कितना होता है? तो मिलिंग प्रतिशत होता है 50 से लेकर के 55% तक। कितना होता है? 50 से लेकर के 55% तक होता है। अधिकतर बच्चे हलिंग और मिलिंग को सेम समझ लेते हैं। हलिंग का मतलब होता है सिर्फ भूसी उतारना, मिलिंग का मतलब होता है भूसी के साथ साथ थोड़ी बहुत पॉलिश कर देना, ब्राउन लेयर को हटा देना। ये मिलिंग होता है जो मिल वगैरह में प्रोसेस किया जाता है, धान तैयार किया जाता है चावल इससे। ठीक है, तो मिलिंग हमेशा 50 से 55 होगा, हलिंग परसेंटेज आपका कितना होगा? 66% होगा। ठीक है, आप इस बात से रूबरू हो गए हैं, अच्छी तरीके से आप इसको देख चुके हैं। आप फटाफट से इन चीजों को देख लीजिएगा। धान में मिलिंग परसेंटेज हमने देखा, हलिंग परसेंटेज देखा, ये सारी चीजें हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं पॉलिशिंग क्या होती है। पॉलिशिंग, तो अगर यहां पर हम लिखना चाहें पॉलिशिंग, या पॉलिश करना, तो पॉलिशिंग क्या होती है? धान के दाने से एल्यूरॉन परत, जो किसकी होती है? भूरे रंग की होती है। एल्यूरॉन परत को हटाना क्या कहलाता है? पॉलिशिंग। जिससे चावल सफेद प्राप्त होता है, सफेद चावल प्राप्त होता है। इस पॉलिशिंग प्रोसेस करने से सफेद चावल प्राप्त होता है, सफेद चावल की प्राप्ति होती है। परंतु उतना न्यूट्रिटिव नहीं होता जितना भूरा चावल होता है, क्योंकि यहां से एल्यूरान परत हम पूरा रिमूव कर देते हैं, चावल हमें सफेद सफेद दिखाई देता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं और भी चीजें बताते हैं आपको। आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
चलिए आगे हम बात करते हैं पर बॉइलिंग। अब हम बात करेंगे पर बॉइलिंग। ठीक है, पर बॉइलिंग की बात करेंगे और देखेंगे क्या है पर बॉइलिंग। तो पर बॉइलिंग से रिलेटेड पहला स्टेप हम देखते हैं, ये क्या है, हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट है। क्या है, हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट है। पर बॉइलिंग एक हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट। हाइड्रोथर्मल, हाइड्रो मीन्स जल, थर्मल मीन्स ताप, मतलब गर्म जल उपचार है क्या, पर बॉइलिंग। करते क्यों है पर बॉइलिंग, तो जरा ध्यान देते हैं पर बॉइलिंग हम लोग क्यों करते हैं, ये अपने को ध्यान देना है। जैसे लंबे चावल होते हैं, सेला वाले बासमती चावल, अगर हम पर बॉइलिंग ना करें, डायरेक्ट उन चावल का प्रोसेसिंग करें तो वो चावल टूट सकते हैं। तो हम पर बॉइल्ड कर लेते हैं ताकि वो चावल खराब भी ना हो जल्दी और प्लांट से समूचे प्राप्त हो जाएं। ठीक है, तो इस उद्देश्य से हम लोग पर बॉइलिंग करते हैं। तो लिखेंगे लंबे आकार के धान से समूचा चावल प्राप्त करने के उद्देश्य से, प्राप्त करने के उद्देश्य से धान को गर्म पानी में डालकर सुखाया जाता है। गर्म पानी में डालकर सुखाया जाता है। उसके बाद उससे चावल निकाला जाता है। उससे चावल निकाला जाता है। ठीक है, ये पॉइंट हमने देखा पर बॉइल्ड में। अब क्या होगा, जरा ध्यान देते हैं, इससे संबंधित चीजों को जब हम समझते हैं तो अब हमारे सामने पर बॉइलिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया। ये यहां तक हम देख चुके। अब और भी देखते हैं जो पर बॉइल्ड राइस होता है। जो पर बॉइल्ड राइस होता है उसका जो कलर होता है लाइट येलो, लाइट येलो कलर होता है। कैसा होता है, लाइट येलो कलर होता है। और पर बॉइल्ड राइस में विटामिन B12 का संचय होता है। B12 का संचय होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब जो पर बॉइलिंग होता है, पर बॉइलिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं। पर बॉइलिंग प्रोसेस के स्टेप्स होते हैं। ये एक प्रोसेस है पर बॉइलिंग, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो इस स्टेप्स को हम ध्यान देंगे और ये स्टेप के बारे में जानेंगे। सबसे स्टेप कौन कौन से हैं, तो एक तो होता है ड्राइंग, सोकिंग, स्टीमिंग। ड्राइंग मतलब सुखाना भी होता है चावल को। सोकिंग और स्टीमिंग। जैसे जो धान होता है उसको पहले सूखा धान होता है, फिर उसको पानी में डाला जाता है, फिर उसकी स्टीमिंग की जाती है। गीला धान पानी में नहीं डाल सकते, सूखा हुआ, शुद्ध सूखा हुआ धान होता है उसको हम सोकिंग करते हैं, उसमें पानी सुखाते हैं, फिर स्टीम करते हैं, तब ये परबॉइल्ड राइस प्राप्त हो जाता है। देखने में हल्का पीला लगता है, विटामिन B12 का संचय होता है
और ये लंबे चावल प्राप्त करने के लिए परबॉइल्ड किया जाता है। और लाई व फूला बनाने के लिए भी हम परबॉइल्ड करते हैं। लाई व फूला बनाने के लिए भी हम राइस को परबॉइल्ड करते हैं। ठीक है, लाई व फूला बनाने के उद्देश्य से भी हम पफ्ड राइस जिसको बोलते हैं PUFFED पफ्ड राइस, ठीक है, उसको भी तैयार करने के लिए हम परबॉइलिंग करते हैं। तो परबॉइलिंग आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से। चलिए अब हम बताते हैं आपको राइस से रिलेटेड इंस्टीट्यूट कुछ। जैसे एक इंस्टीट्यूट हम बताते हैं DRR, इसका मतलब क्या है? डायरेक्टोरेट ऑफ राइस रिसर्च। डायरेक्टोरेट ऑफ राइस रिसर्च कहां पड़ता है? हैदराबाद में पड़ता है। कहां पड़ता है? हैदराबाद में पड़ता है। ठीक है, कहां? हैदराबाद में पड़ता है पहला इंस्टीट्यूट। दूसरा CRRI, जिसको NRRI भी कहीं लिखते हैं, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां पड़ता है? कटक। और कटक किस शहर के किनारे बसा है? महानदी के किनारे बसा हुआ है। कटक महानदी के किनारे बसा हुआ है। और कहां पड़ता है कटक? ओडिशा में पड़ता है। कहां पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है कटक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946, 1946 में इसकी स्थापना होती है। CRRI कटक उड़ीसा में ये स्थित है। उसके बाद एक और इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है IRRI। ये देखते हैं, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। हम अलग से आपको इंस्टीट्यूट एक भी नहीं लिखाएंगे, हम सब क्रॉप के साथ ही लिखाते आपको चलेंगे ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। क्योंकि एक लिस्ट में जो लिखे हुए इंस्टीट्यूट होते हैं भैया कभी याद नहीं होते हैं। आप हजारों किताबें पढ़े होंगे एग्रीकल्चर की, जिसमें सब हर किताबों में यही रूल है कि इंस्टीट्यूट को सबसे पहले दे देते हैं, बच्चों का माथा फेल हो जाता है वहीं से इंस्टीट्यूट याद करते करते। अपन को ऐसा नहीं करना है, अपने को भेड़िया चाल नहीं चलना है, एक नया पैटर्न लेकर आना है ताकि आपको इजीली याद हो जाए। हम हर चीज आपको पढ़ाएंगे परंतु सिस्टमेटिक पढ़ा देंगे, कोई चार्ट आपको नहीं देंगे पहले से, ठीक है, ताकि आप प्रॉब्लम में आ जाओ। तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? मनीला में पड़ता है ये, मनीला। और ये कहाँ पड़ता है? फिलीपींस में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? फिलीपींस। ये कब बना था? 1960 में बना था। कब बना था? 1960 में बना था। ईयर इसका याद रखोगे, 46 वाले का बिल्कुल याद रखोगे। ये दो चीजें आप भूलोगे नहीं, याद रखोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा बहुत यहां पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसे काला नमक चावल, काला नमक चावल, ठीक है। अब काला नमक चावल से हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। काला नमक चावल, इसको जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग दिया गया 2010 में। कब दिया गया? 2010 में। किसको दिया गया? सिद्धार्थ नगर को दिया गया। सिद्धार्थ नगर को दिया गया। उसके बाद सिद्धार्थ नगर के साथ साथ 11 और जनपद, सिद्धार्थ नगर को मिला के 11 और जनपद, उनको भी जीआई टैग दे दिया गया इस काला नमक चावल के लिए। परंतु सबसे पहला जीआई टैग सिद्धार्थ नगर को मिला। काला नमक ओडीओपी, ओडीओपी क्या मतलब है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। इसको क्या बोलते हैं? एक जिला एक उत्पाद। याद रखना, एक जिला एक उत्पाद।
ये एक जिले का एक उत्पाद जिसको ख्याति मिलेगी अगर वो ओडीओपी के तहत आएगा। तो ओडीओपी के तहत ये जो काला नमक चावल था, ये किस जिले का ओडीओपी था? सिद्धार्थ नगर का ओडीओपी था। किसका था? सिद्धार्थ नगर का ओडीओपी था। बाद में इसको बस्ती जिले का भी ओडीओपी बनाया गया। इसको महाराजगंज 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 जिले को भी ओडीओपी बनाया गया। इसको गोरखपुर जिले का भी ओडीओपी बनाया गया। इसको गोरखपुर जिले का भी ओडीओपी बनाया गया। ध्यान देना। तो ये जो ओडीओपी के तहत हमने देखा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, इन जिले को इसका ओडीओपी बना दिया गया। काला नमक चावल ओडीओपी है कितने जिलों का? सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज। काला नमक चावल का जीआई टैग 2010 में सिद्धार्थनगर को प्राप्त हुआ। ये चावल काले रंग का होता है। विशेष औषधि गुण युक्त एंथोसाइनिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट जो आपके विभिन्न प्रकार के कैंसर वगैरह बीमारियों से लड़ने के लिए भी अच्छे होते हैं। और ये चावल जो होता है ऑर्गेनिक तरीके से उगाया जाता है। और इस चावल में जो ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज होता है वो भी नहीं लगता है। ठीक है, एक दिन मैं शॉर्ट वीडियो इस पर बना के लाऊंगा, आपको इसका चित्र वगैरह सब दिखा दूंगा, काला नमक चावल कैसा होता है। ठीक है, हाँ, विशेष रूप से आप कमेंट कर देना, मैं इस पर एक शॉर्ट बना दूंगा, आप उसको विधिवत तरीके से ध्यान दे दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाक से। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, आप थोड़ा उस पर गौर करिएगा कि सर क्या बताने वाले हैं। ठीक है, ये कुछ आपको इस तरह दिख रहा होगा। ये इस प्रकार देखो एक प्लांट्स है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहां पर हम बताने वाले क्या हैं आपको। इसमें एक एरन काइमेटिक टिश्यू, वायु मृदूत की ऊतक, वायु मृदूत की ऊतक, एरन काइमेटिक टिश्यू, एरन काइमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो एरन काइमेटिक, यहां पर ये स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा है, ध्यान दे लेना। एरन काइमेटिक, एरन काइमेटिक टिश्यू।
अब ये एरन काइमेटिक टिश्यू जो हैं वायु मृदुत की, इनसे क्या होता है, लिखेंगे धान का पौधा, धान का पादप पानी में रहते हुए भी, पानी में रहते हुए भी, रहते हुए भी सड़ता नहीं है, सड़ता नहीं है। ये पॉइंट है और आपको ये याद होना चाहिए कि धान का पौधा पानी में रहते हुए भी सड़ता नहीं है। किस वजह से? वायु मर्दुत ऊतक के कारण। अब ये वायु मर्दुत ऊतक क्या होते हैं, यहां से ये ऊपर से मान लो वायु मर्दुत की जो ऊतक हैं, ये ऑक्सीजन, ये जो O2 होती है ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन होती है इसको क्या करते हैं, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से ये जड़ों तक ले आते हैं, ये जड़ों तक ले आते हैं। तो ऑक्सीजन जड़ों तक मिलती रहती है, ऑक्सीजन जड़ों तक मिलती रहती है। तो ये ऑक्सीजन ये इस माध्यम से मान लो लेकर आ रहे हैं, ये ऑक्सीजन लेकर के आ रहे हैं। तो जो वायु मर्दुत की ऊतक होते हैं अपने साथ वायु के माध्यम से ऑक्सीजन को रूट तक पहुंचाते हैं, धान की जड़ों तक ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं, जिस वजह से धान का पादप पानी में रहते हुए भी सड़ता नहीं है, क्योंकि प्रॉपर रूप से इसको ऑक्सीजन मिलती रहती है। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए, अब हमने धान की खेती को पूरा पढ़ लिया, अब प्रजातियां बची हुई हैं पढ़ने के लिए। प्रजातियों पर अपने को चर्चा करना है, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपने प्रजातियों पर चर्चा करते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं प्रजातियां, वैराइटीज। कल एक बच्चे का मैसेज था कि सर हमने ये कोचिंग में प्रजातियां पढ़ी हैं और उन्होंने इतनी वैरायटी लिखवा दी हैं कि सर हम कंफ्यूज हैं, हम क्या करें, करें तो क्या करें, हमारे कुछ बस में नहीं है। तो आपके बस में जाहिर सी बात नहीं है, आपके पेपर में 1 या 2 नंबर की वैरायटी पूछी जाएंगी, तो आपको किस डॉक्टर ने बोला कि आपको 2000 वैरायटी याद करनी है? मैं तो कहता हूं कि एग्रोनॉमी में वैरायटी आपको याद ही नहीं करनी है, हम आपको क्लास में ही याद करा देंगे। बिल्कुल आपको वैरायटी पर कोई फोकस ही नहीं करना है। अगर जिस दिन आप वैरायटी याद करने लग जाओगे, आप एग्जाम से दूर होने लग जाओगे। याद रखना, एग्रोनॉमी में वैरायटी आपको नहीं याद करनी, बिल्कुल याद ही नहीं करनी। मैं लिखवा रहा हूं, बस आप लिखो पढ़ो, याद नहीं करना कुछ भी। अगर आप वैरायटी गलत करके आओगे तो बताना। हाँ, अगर मान लो वैरायटी ही ऐसी पूछ ली जो आपको आपने कभी सुना ही नहीं है, तो वो तो अलग बात हो गई। बाकी मोस्टली हमारा टारगेट है हम नई से लेकर पुरानी वैरायटी आपको सब बता देंगे। और जब अंतिम क्लास आएगी, जब टीए का नोटिफिकेशन पेपर का आ जाएगा कि ये डेट आ गई है, तो मैं स्पेशल सेशन के रूप में आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। ये नहीं कि एग्जाम के 2 दिन पहले, एग्जाम के बहुत दिन पहले हम ऐसा एक सेटअप अपना बनाएंगे, अपना मॉड्यूल तैयार करेंगे ऐसा कुछ सिस्टमेटिक तरीके से कि हम आपके लिए वो चीजें लाएंगे जो आप उन चीजों से वंचित रह रहे होंगे। अभी तो मेरा टारगेट है कि हम आपको समग्र चीजों को दे पाए। तो वैरायटियों पर जब हम चर्चा करते हैं, तो पहली हाइब्रिड, फर्स्ट संकर, तो पहली संकर वैरायटी की अगर हम बात करते हैं तो APRH1, APRH2, ये वैरायटी 1994 में निकाली गई, 1994 में निकाली गई, ध्यान रखना, ठीक है? उसके बाद फर्स्ट बासमती, पहली बासमती संकर, पहली बासमती संकर PRH10,
10 पूसा राइस हाइब्रिड, PRH 10 IARI से निकाला गया। तो पहली बासमती संकर हमने देख लिया, पहली बौनी प्रजाति, पहली बौनी प्रजाति। वैसे तो पहली बौनी प्रजाति डीजीबुजिन थी, परंतु वो जंगली थी, तो हम यहाँ पर कौन सी बौनी प्रजाति लिखते हैं, TN1 लिखते हैं। कौन सी, TN1 लिखते हैं। ठीक है, याद आ गया समझ में। चलिए अब हम बात करते हैं भारत का जादुई धान, भारत का जादुई धान, भारत का जादुई धान और भारत की बौनी प्रजाति भी है जया। जया किसके क्रॉस से है, TN1 और T141, T141 के, इसको हटा ही देते हैं, ये एक में गिचपिच हो गया। हाँ, T141 के क्रॉस से बनी है। 1968 में डॉक्टर शास्त्री द्वारा, डॉक्टर शास्त्री द्वारा जया का निर्माण किया गया और ये भारत का जादुई धान कहलाता है। उसके बाद विश्व का जादुई धान, विश्व का जादुई धान कौन सा है, IR8, IR8। ये लवणीय भूमि के लिए भी अच्छी होती है। किसके लिए, लवणीय भूमि हेतु उपयुक्त। ठीक है, ये लवणीय भूमि के लिए भी अच्छी होती है। यहां तक हमने देखा। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि सर्वाधिक प्रोटीन, सर्वाधिक प्रोटीन वाली कौन सी वैरायटी है, तो सर्वाधिक प्रोटीन वाली, तो आपने पहले साबरमती पढ़ते होगे आप, परंतु अब इस समय CR धान 310, CR धान 310 है। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे प्रोटीन में आएगी साबरमती। कौन सी आएगी, साबरमती। साबरमती धान में लगभग 10.3% तक प्रोटीन होती है साबरमती में। ठीक है, तो ये साबरमती हो गया। अब औषधि वाली, औषधि वाली वैरायटी, औषधि वाली प्रजाति जिसका औषधि निर्माण में हम प्रयोग करते हैं, तो औषधि वाली प्रजाति की जब हम बात करते हैं तो कालोजेरा है। कौन सी है, कालोजेरा, औषधि वाली कालोजेरा। उसके बाद उत्परिवर्तित, म्यूटेंट, उत्परिवर्तित कौन सी हैं, तो उत्परिवर्तित सबसे पहली जो वैरायटी है वो है जगन्नाथ, जगन्नाथ। दूसरी उत्परिवर्तित प्रजाति है प्रभावती, और तीसरे नंबर की जो उत्परिवर्तित प्रजाति है जिसका नाम है सत्तारी। क्या नाम है, सत्तारी। तो ये 3 वैरायटियां हैं जो म्यूटेंट राइस की वैरायटियां हैं। आपको देखिए एक स्लाइड में हमने बहुत सारी प्रजाति लिखा दी। अब आपका दिमाग दौड़ेगा कि सर इनमें से पेपर में तो बहुत बार कई वैरायटी पूछी गई हैं। बहुत आसान चीजों में मैं लैंग्वेज लिखा लिखा के आपको वैरायटी लिखवा रहा हूं ताकि आपकी गलत ना हो कभी। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे भी हम लिखते हैं कुछ वैरायटियों के बारे में। हमने उत्परिवर्तित देख लिया। अब हम लिखते हैं जलमग्न प्रजातियां। जलमग्न प्रजातियां मतलब जिनको पानी ज्यादा चाहिए होता है वो जलमग्न प्रजातियों की श्रेणी में आती हैं। तो कौन कौन सी प्रजातियां हैं, जलनिधि, जललहरी, जलप्रिया, सरयू 52, सरयू 52। ये वैरायटियां ऐसी हैं जो आपके
जलमग्न वैरायटी हैं, जिनको पानी में फ्लोटिंग टाइप की वैरायटी, जिनको ज्यादा पानी चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं ऊसर भूमि के लिए। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ऊसर भूमि हेतु, तो लिखते हैं ऊसर धान 1, ऊसर धान 1, नरेंद्र ऊसर, नरेंद्र ऊसर, ये वैरायटियां हो जाती हैं। उसके बाद साकेत, कम पानी चाहने वाली की बात अगर आती है तो साकेत आ जाता है। उसके बाद सीधी बुवाई वाली, सीधी बुवाई वाली, सीधी बुवाई हेतु अगर हम बात करेंगे तो वाला, कावेरी, नगीना 22, नगीना 22, ये डायरेक्ट वाली हैं। और अगर हम बात करें लवण अवरोधी, जो लवणी मिट्टी में उगाई जाती हैं, लवण अवरोधी कौन कौन सी हैं, तो हम बात करते हैं एक तो IR8 है और दूसरी लुनीश्री है। कौन सी है? लुनीश्री है। ठीक है, अब बासमती अगर धान की बात करें, बासमती धान की अगर हम बात करें तो बासमती धान एक तो आ जाएगा कस्तूरी, कस्तूरी आ जाएगी, PRH10 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? PRH10 आ जाएगा। तो ये वेराइटियां कुछ ऐसी हैं जो हमने आप पर यहां पर कुछ पॉइंट्स हमने लिखा दिए वैरायटी के रूप में। ठीक है, हमने लुनेश्री भी लिखा दिया, कस्तूरी भी लिखा दिया, PRH10 भी लिखा दिया, बहुत सारी वेराइटियां हमने आपके बीच लिखा दी। अब ये धान की इतनी सारी वेराइटियां आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लिखते हैं फेरस टॉक्सिसिटी, फाल्गुना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फाल्गुना जो वैरायटी है, एफी टॉक्सिसिटी, एफी टॉक्सिसिटी रेसिस्टेंट, क्या है? FE टॉक्सिसिटी रेसिस्टेंट वैरायटी कौन सी है? फाल्गुना है। तो ये कुछ वैरायटियां हैं धान की जो इंपॉर्टेंट हैं और कई बार पेपर में आ जाता है, तो इसको भी आप फटाफट से लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको भी फटाफट से उतार लीजिएगा। अब हम एक अच्छा और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाले हैं जो कई बार पेपर में आता है, कई बार यहां से क्वेश्चन में आता है, पेपर में आता है। और एक पराली प्रबंधन, आप जानते होंगे धान की कटाई के बाद गवर्नमेंट ऑफ यूपी का आदेश आया कि कोई भी किसान पराली नहीं जलाएगा। इससे क्या होता है? कार्बन ज्यादा वायुमंडल में व्याप्त हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स आती हैं हम लोगों के लिए, हमारा ग्रीन हाउस, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं, प्रदूषण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो पराली का प्रबंधन क्या कर दिया जाएगा? खेत में ही सड़ाने का प्लान है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ब्राउन मैन्योरिंग क्या होती है। ब्राउन मैन्योरिंग क्वेश्चन आता है कि ब्राउन मैन्योरिंग किससे संबंधित है? भूरी खाद, किससे संबंधित है? तो आपके पास जवाब होना चाहिए आज के बाद कि साहब ब्राउन मैन्योरिंग की जब कभी भी बात आएगी, अब हम सोते जागते उठते बैठते कभी नहीं भूलेंगे। और क्या जवाब देंगे? धान से संबंधित है क्या? ब्राउन मैन्योरिंग। तो अब हम लिखते हैं पहला पॉइंट, क्या होता है ब्राउन मैन्योरिंग, जिसके तहत हम पहला बिंदु आपके सामने लिखते हैं। क्या लिखेंगे? धान की रोपाई के, धान की रोपाई के एक एक सिस्टमेटिक तरीके से हम आपको बताएंगे। रोपाई के 2 से 3 दिन बाद, 2 से 3 दिन बाद
ढैंचे नामक हरी खाद की फसल को ब्रॉडकास्टिंग छिटकवा ब्रॉडकास्टिंग विधि द्वारा बुवाई करते बुवाई करते हमने क्या कहा? धान की रोपाई के बाद, मतलब धान की रोपाई हो गई है, उसके 2-3 दिन बाद हम ब्रॉडकास्टिंग मेथड से क्या करेंगे? ढैंचे की रोपाई करेंगे, सॉरी ढैंचे की बुवाई करेंगे। और बुवाई करेंगे किसमें? ब्रॉडकास्टिंग तरीके से। तो जो ढैंचा होगा, जो ढैंचा है, इसका नाम क्या है? सेसवीनिया सेसवीनिया एकुलाटा। ये सेसवीनिया एकुलाटा ढैंचा है, ठीक है। इसका बीज दर कितना रखते हैं? कहां पर? धान के खेत में। इसका जो बीज दर रखेंगे वो रखेंगे हम कितना? 25 से 20 से 25 केजी, 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से। तो ढैंचे की जो बीज दर रखते हैं, जो धान के खेत में बोते हैं, 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर। यहां तक बात समझ में आ गई? अब अलग सा पॉइंट इसमें आएगा। क्या आएगा? ये तो कहानी यहां तक सीमित हो गई। अब कहानी यहां पर आएगी। ढैंचा को ढैंचा को बुवाई के 25 से 30 दिन बाद 25 से 30 दिन बाद ब्रैकेट में हरी अवस्था दिन बाद 2,4-D शाकनाशी रसायन के प्रयोग से खेत में ही सुखा देते हैं। खेत में ही सुखा देते हैं सुखा देते हैं। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गया कि जो ढैंचा बोया हुआ था उसको 2,4-D रसायन का उपयोग करके हम लोग क्या कर रहे हैं? 25 से 30 दिन की आयु पर उसको 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड 2,4-D, जिसका नाम धानुका या वीडमार होता है, प्लांट गार्ड या वीडमार धानुका कंपनी बनाती है मोस्टली। तो 2,4-D का प्रयोग करके हम इसको क्या करते हैं? सुखा लेते हैं। अब क्या होता है? ढैंचा सूखने के बाद अपघटित होकर, लिखिए पॉइंट, ढैंचा सूखने के बाद सड़कर या अपघटित होकर धान के खेत में कार्बनिक पदार्थ के साथ साथ
कार्बनिक पदार्थ के साथ साथ प- 30 से 35 केजी 30 से 35 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रदान करता है। प्रदान करता है कितने की दर से? 30 से 35 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की दर से, मतलब 30 से 35 केजी की दर से प्रति हेक्टेयर जमीन में नाइट्रोजन इकट्ठा करता है। कौन सा? ब्राउन मैन्योरिंग। अब अगर एक लाइन में हम बताएं तो क्या होगा? मान लो हमने गांव में धान बो दिया, उसके बाद हम 20 से 25 केजी ढैंचे का बीज लिए, ब्रॉडकास्टिंग तरीके से ढैंचा बो दिए, और जैसे ही वो 25 से 30 दिन का हुआ, हरी अवस्था में हुआ, हम क्या किए? 2,4-D का छिड़काव कर दिए, उसको दिए बेचारे को सूखा। अब पानी वाले खेत में वो सूख कर क्या होगा? सड़ेगा धीरे धीरे से। जब सड़ेगा तो अपना जैव भार कार्बनिक पदार्थ में बदलेगा, और अपनी जड़ ग्रंथियों के माध्यम से जो भी वो नाइट्रोजन दे रहा है वो नाइट्रोजन देगा। इसलिए इसको ब्राउन मैन्योरिंग कहते हैं, क्योंकि ये दबाया नहीं जाता है मिट्टी में, सुखाया जाता है, इसलिए इसको हम ब्राउन मैन्योरिंग कहते हैं। तो आपको कहानी समझ में आ गई ब्राउन मैन्योरिंग की। एक विस्तार पूर्वक हमने ब्राउन मैन्योरिंग पर आपको एक स्लाइड बना दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ब्राउन मैन्योरिंग का। और जब कभी भी बात आए ब्राउन मैन्योरिंग की तो ये 2 3 4 पॉइंट हमने आपको जो मेंशन किए हैं वो आप बता देना। तो आज का जो हमारा फसल था धान की खेती वो कंप्लीट होती है, और कल हम लोग पढ़ेंगे मक्के की खेती। मक्के पर अच्छी अच्छी चर्चा करेंगे। तो सभी लोग एक बार दिल खोल के क्लास को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करो, ताकि हर बच्चे के पास एक क्लास पहुंचे। और जो बच्चे टीजीटी पीजीटी और एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ एनएससी का एग्जाम दे रहे हैं, वो बच्चे इस क्लास को अपने लिए बेहद इंपॉर्टेंट समझें, क्योंकि हम हर कॉन्सेप्ट और फैक्ट को समाहित करके ही आपके बीच क्लास को ला रहे हैं। और सभी बच्चे बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं चैनल को। बहुत जल्दी हमारे जो साथ जुड़े हुए बच्चे हैं अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अच्छा क्लास का फीडबैक दे रहे हैं। सभी बच्चों के लिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक बार नई ऊर्जा के साथ। सभी को धन्यवाद।